Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Let me give you a revision of the lecture 6, which we have discussed in the previous class for about 5 to 10 minutes, and then we'll proceed with the new lecture. पार्किंग स्टडीज के हवाले से हमने लेक्चर स्टार्ट किया था और जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पार्किंग फैसिलिटीज जो हैं वो कौन सी टाइप्स की होती हैं. वी हैव बेसिकली ऑन स्ट्रीट पार्किंग फैसिलिटीज एंड ऑफ स्ट्रीट पार्किंग फैसिलिटीज. ठीक है, ऑन स्ट्रीट पार्किंग फैसिलिटीज वो होती है जो प्रोवाइड की जाती है अलोंग द रोड साइड और अलोंग द कर्ब साइड ऑफ द रोड या स्ट्रीट. ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं दिस इज द कर्ब साइड ऑफ द रोड एंड यू कैन यहाँ पे अलोंग द कर्व साइड और अलोंग द रोड साइड पे जो पार्किंग के लिए स्टॉल्स बनाए जाते हैं या पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, दिस इज कॉल्ड एन ऑन स्ट्रीट पार्किंग फैसिलिटी. जबकि ऑफ स्ट्रीट पार्किंग फैसिलिटी क्या होती है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ पार्किंग लॉट और गैराजेस. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ पार्किंग लॉट और दिस इज अ काइंड ऑफ अ पार्किंग प्लाजा और पार्किंग गैराज. ठीक है, तो these are kind of ऑफ स्ट्रीट पार्किंग फैसिलिटीज. फिर पार्किंग स्टॉल की हवाले से जो पार्किंग लॉट है या जो पार्किंग प्लाजा है उसमें जो पार्किंग की मुख्तलिफ पैटर्न्स होते हैं पार्किंग स्टॉल्स की, तो उसमें आपके पास एक पैरेलल पार्किंग टेक्निक है, एक एंगल्ड पार्किंग टेक्निक है और एक 90 डिग्री या जिसको हम स्ट्रेट पार्किंग टेक्निक भी कहते हैं. व्हाट इज पैरेलल पार्किंग टेक्निक? इट इज पैरेलल टू द कर्ब साइड और इट इज पैरेलल टू द कर्ब स्टोन. ठीक है, एंगल्ड पार्किंग इट इज एट अ सर्टेन एंगल विद द कर्ब. ये एंगल कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी 30 डिग्री, इट कुड बी 60 डिग्री, इट कुड बी 45 डिग्री. और जो थर्ड है दैट इज 90 डिग्री और स्ट्रेट पार्किंग टेक्निक विच इज एट राइट एंगल और विच इज एट 90 डिग्री टू द कर्व. यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ पैरेलल पार्किंग टेक्निक, यानी यू कैन सी ऑल द व्हीकल्स are being parked parallel to the curb stone. ठीक है, usually this is a kind of on street parking technique, यानी इसमें जो on street पे जो है वो पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. जबकि एंगल्ड पार्किंग टेक्निक जो है वो उसके सर्टेन एडवांटेजेस भी है एंड इट इज और कुछ कुछ उसकी कॉन्स भी है. But what is angled parking technique? Which that kind of parking stalls which are provided at certain angle with the curb. ठीक है, and those angles could be 30 degree, 45 degree or 60 degree. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि all the parking stalls are being provided at a certain angle. ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ एंगल्ड पार्किंग टेक्निक. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी कुछ उसकी सर्टेन प्रोज हैं, प्रोज उसकी ज्यादा है, कॉन्स जो है वो कम है. क्या क्या प्रोज हैं, उसके बेनिफिट्स हैं? इजी टू पार्क एंड इजी टू एग्जिट. मतलब ये है कि अगर आपके पास एंगल्ड पार्किंग टेक्निक है तो उसमें गाड़ी को पार्क करना भी आसान है और वहां से निकालना भी जो है वो इजी है compared to the other parking lots. It requires less turning radius. ठीक है, लेस टर्निंग रेडियस का मतलब क्या है? अगर आप इस एंगल पार्किंग टेक्निक में अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो यू नीड लेस अमाउंट ऑफ टर्न्स. ठीक है, यानी आपको ज्यादा टर्न्स नहीं लेनी पड़ती. ठीक है, यू कैन पार्क योर व्हीकल विद स्मूथ एंड स्मूथ टर्न. ठीक है, आसानी के साथ जो है स्मूथ टर्न, लेस टर्निंग रेडियस के साथ आप इसके अंदर गाड़ी को पार्क कर सकते हैं. लेस लाइकली टू गेट ब्लॉक्ड इन. ठीक है, अगर आपके पास कोई दूसरी गाड़ी इसके करीब खड़ी करता है, इफ समबडी पार्क देयर व्हीकल वेरी क्लोज टू दिस व्हीकल, तो तब भी देयर आर लेस चांसेस टू गेट ब्लॉक्ड इन. ठीक है, ब्लॉकिंग के चांसेस बड़े कम होते हैं और आप जो हैं वो इजीली यहाँ से अपनी गाड़ी को निकाल सकते हैं. एंड इट कैन फिट मोर स्पेसेस पर स्क्वायर फुट. इसका मतलब ये है कि इस पार्किंग टेक्निक के बेस पे अगर आप पार्किंग लॉट्स बनाते हैं, पार्किंग स्टॉल्स बनाते हैं, तो उसमें ये है कि ये कम जगह लेता है कंपेयर टू द स्ट्रेट और कंपेयर टू द 90 डिग्री पार्किंग लॉट्स. इसके कुछ कॉन्स ये है कि इट रिक्वायर्स वन वे ट्रैफिक लेन्स एंड इट कैन बी हार्डर टू लाइन अप द नोज ऑफ द व्हीकल. क्या मतलब है इसका? ये जो नोज है गाड़ी का,
ठीक है, ये जो नोज आपको नजर आ रही है, इस नोज को कभी कभार बास टाइम पे लाइन अप करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है इसका। बट इसको हम एज सच मेजर डिसएडवांटेज नहीं कह सकते। लेकिन एक इसका ये है कि इट कुड बी ओनली प्रोवाइडेड ऑन वन वे राउट। मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप गाड़ी पार्क करते हैं, तो इफ यू आर मूविंग फ्रॉम दिस साइड, इफ यू हैव एंटर्ड फ्रॉम दिस साइड, तो ओनली यू कैन पार्क योर व्हीकल इन दिस पार्किंग स्टॉल। ठीक है, यहाँ पे आप तभी गाड़ी पार्क कर सकते हैं अगर आप इस साइड से एंटर हुए। लेकिन अगर आप उस साइड से इंटर हुए हैं, तो तब जो है इट सीम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू पार्क योर व्हीकल इन दिस स्टॉल। तो मतलब ये है कि इसका एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि एक डिसएडवांटेज है कि ये वन वे साइड के लिए फिर इस्तेमाल किया जा सकता है, टू वे साइड से इस पार्किंग प्लाजा को या इस पार्किंग लॉट को या इस पार्किंग स्टॉल को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जबकि उसके मुकाबले में जो स्ट्रेट पार्किंग है, या तो उसमें ये एक फायदा है कि वो दोनों अतराफ से जहां से भी गाड़ी इंटर हो जाए, तो वहां से गाड़ी को पार्क किया जा सकता है। तो इट्स अलाउज फॉर टू वे ट्रैफिक, ड्राइवर कैन लाइन अप द व्हीकल फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स से वो यहाँ पे इंटर हो सकते हैं। एंड इट सेव्स टाइम फॉर ड्राइवर्स एज वेल। सेव्स टाइम्स का मतलब क्या है कि उसको किसी दूसरी डायरेक्शन से आने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन से आ जाए, दे कैन पार्क देयर व्हीकल इजीली। जबकि कौन उसकी क्या है, स्पेसेस टेक अप मोर स्क्वायर फुटेज, यानी जो जिस अगर इस तरह की पार्किंग लॉट्स आप बनाते हैं, तो ये जो पार्किंग एरिया होगा, इट रिक्वायर्स मोर स्पेस, ज्यादा जगह लेती है। ठीक है, यानी एक जगह में कम पार्किंग स्टॉल आप बना सकते हैं। इट रिक्वायर्स मोर स्पेस, ठीक है, कंपेयर टू द एंगल्ड पार्किंग टेक्निक। कार्स नीड अप टू स्विंग आउट मोर इन ऑर्डर टू पार्क, यानी आपको गाड़ी को अलाइन करने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है। ठीक है, आप डायरेक्टली गाड़ी अंदर पार्किंग स्टॉल में एंटर नहीं कर सकते। यू हैव टू गेट द व्हीकल अलाइन, और काफी टर्न्स लेनी पड़ती हैं, और फिर जाके आपको जो है प्रॉपरली पार्क करनी पड़ती है गाड़ी। हायर रिस्क ऑफ कोलिजन, स्पेशली जो डोर कोलिजन्स हैं। ठीक है, इसमें यह है कि अगर कोई आपकी बहुत गरीब गाड़ी खड़ी करता है, तो उससे नुकसान ये है कि डोर के कोलिजन की चांसेस भी इसमें बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, और यू कैन ब्लॉक इन एज वेल, आप ब्लॉक भी हो सकते हैं। लेकिन एंगल पार्किंग टेक्निक में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। फिर हमने कुछ बेसिक डिफिनीशंस ऑफ द पार्किंग डायमेंशंस डिस्कस किए थे, कि जिसमें आपके पास 3 बेसिक टर्म्स हैं, जिसमें पार्किंग स्टॉल की विड्थ क्या होती है, पार्किंग स्टॉल की लेंथ और डेप्थ क्या होती है, और आयल विड्थ क्या होती है। ठीक है, पार्किंग स्टॉल की जो विड्थ है वो तो गाड़ी की विड्थ के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, यहां से लेकर यानी यहां तक, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पार्किंग स्टॉल। ठीक है, और इस पार्किंग स्टॉल की विड्थ क्या होगी, एक साइड पे एक लाइन से लेकर दूसरी लाइन के दरमियान जो विड्थ होती है, उसको हम कहते हैं पार्किंग स्टॉल की विड्थ। अब ये जो विड्थ है, ये ऑलरेडी मुख्तलिफ पार्किंग क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। ये मुख्तलिफ क्लासेस के लिए इसकी विड्थ डिफाइन की गई है। ठीक है, अब ये विड्थ जो है कैसे आती है, दिस इज द विड्थ ऑफ द व्हीकल प्लस एडिशनल क्लियरेंस डिस्टेंस। क्लियरेंस डिस्टेंस जो दी जाती है, वो किस मकसद के लिए दिया जाता है, डोर ओपनिंग के लिए 22 इंचेस से लेकर 26 इंचेस के दरमियान जो है वो क्लियरेंस डिस्टेंस, डोर ओपनिंग के लिए क्लियरेंस विड्थ दी जाती है। अब ये 9 फीट कब दिया जाएगा, 8.75 फीट कब दिया जाता है, 8.5 और 8.25। अब 9 फीट तब देते हैं जब आपके पास कोई ऐसा पार्किंग एरिया हो जिसका टर्न ओवर रेट बहुत ज्यादा हो। व्हाट डू मीन बाय टर्न ओवर रेट बहुत ज्यादा हो, यानी अगर कोई ऐसी एरिया है जिसमें कोई रिटेल कस्टमर्स हैं, फास्ट फूड्स हैं, या कोई बैंक्स वगैरह हैं, जिसमें लोग जो हैं ज्यादा ज्यादा लोग गाड़ियां पार्क करते हैं लेकिन कम टाइम के लिए पार्क करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम व्हीकल आर बीइंग पार्क्ड, बट द ड्यूरेशन ऑफ द पार्किंग इज वेरी लेस पर व्हीकल। तो इसका मतलब क्या है कि टर्न ओवर रेट उसका बहुत ज्यादा है। तो टर्न ओवर रेट ज्यादा हो तो फिर विड्थ ज्यादा रखी जाती है। ठीक है ना, लेट्स सपोज टर्न ओवर रेट ज्यादा का मतलब ये है कि ये एक पार्किंग स्टॉल मैंने बनाया है, नीचे आप देख सकते हैं दिस इज अ पार्किंग स्टॉल,
और उसमें 1 घंटे के दरमियान 4 व्हीकल्स हैव पार्क देयर व्हीकल। तो बेसिकली 4 व्हीकल्स हैव पार्क इन 1 आवर इन अ सिंगल स्टॉल। ठीक है, तो द टर्न ओवर रेट इज हाई कंपेयर टू अनदर पार्किंग स्टॉल। यहाँ पे आप एक पार्किंग स्टॉल देख सकते हैं, बट देयर इज ओनली 1 व्हीकल हैज बीन पार्क एंड द 1 व्हीकल इज बीइंग पार्क ड्यूरिंग दैट होल 1 आवर पीरियड। ठीक है, तो इस पूरे 1 घंटे में सिर्फ एक ही व्हीकल ने इस पार्किंग स्टॉल को यूटिलाइज किया। इट मींस द टर्न ओवर रेट इज वेरी लो। ठीक है, तो जहां पे टर्न ओवर रेट हाई होगा वहां पे ये वेट ज्यादा रखी जाती है। जहां पे टर्न ओवर रेट लो होगा, लाइक फॉर एग्जांपल कोई रेजिडेंशियल एरिया है, एयरपोर्ट्स हैं, हॉस्पिटल है, ऑफिसेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक गाड़ी आती है और वो काफी घंटों तक एक ही स्टॉल को ऑक्युपाई करती है, तो इस मीन द टर्न ओवर रेट इज लो। ठीक है, तो तब जो है आप पर स्टॉल वेट जो है वो कम रखते हैं। दूसरा आपके पास क्या है, पार्किंग स्टॉल की लेंथ और पार्किंग स्टॉल की डेप्थ। तो व्हाट डू यू मीन बाय लेंथ एंड डेप्थ? लेंथ तो देखें, ये फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास एक पार्किंग स्टॉल है, तो लेंथ क्या होती है, जहां से पार्किंग स्टॉल स्टार्ट होता है और जहां पे खत्म होती है, तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ये जो इसकी लंबाई होती है इसको हम कहते हैं लेंथ। लेकिन ये जो लंबाई है या ये जो लेंथ है, ये अलोंग द डायरेक्शन और अलोंग द एंगल ऑफ द पार्किंग स्टॉल मेजर की जाती है। अलोंग द एंगल का क्या मतलब है, अगर ये पार्किंग स्टॉल स्ट्रेट है जिसको हम 90 डिग्री पार्किंग कहते हैं, तो ये लेंथ भी आपके पास पैरेलल टू दिस लाइन मेजर की जाती है। समझ आ रही है, पैरेलल टू दिस लाइन, सो द लेंथ विल बी फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस विल बी द लेंथ। लेकिन अगर ये जो पार्किंग स्टॉल जो है ये एट अ सर्टेन एंगल है, यानी एंगल पार्किंग टेक्निक है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है या 30 डिग्री है, तो तब भी ये जो लेंथ है ये पैरेलल टू दिस लेग which is along the length along the angle of this parking stall measure की जाती है। अब आप खुद देखें कि इस टाइम पे इसकी लेंथ क्या होगी, यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे इसकी लेंथ जो है वो खत्म होगी। ठीक है, this will be the line which is also making angle with this curve। ठीक है, जो कर्व लाइन है उसी के साथ लेंथ वाली लाइन भी वही सेम एंगल बनाएगी। ठीक है, अब दूसरी जो चीज है इसमें है डेप्थ। तो डेप्थ क्या है, डेप्थ इज बेसिकली द परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑफ द लेंथ। ठीक है, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑफ द लेंथ, कहां कैसे, क्या मतलब है परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑफ द लेंथ? मैंने आपको बताई थी कि परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन मींस आप लोगों ने ड्राइंग में पढ़ा होगा कि किसी भी लाइन का आप परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें। लेट्स सपोज दिस इज अ लाइन, ठीक है, दिस इज अ लाइन, इसको प्रोजेक्ट करें, ये एक प्रोजेक्टेड लाइन इससे मैंने ड्रॉ किया, ये एक प्रोजेक्शन इससे ड्रॉ किया है, और ये आपके पास जो भी लाइन जो प्रोजेक्टेड लाइन होती है वो हमेशा स्ट्रेट होती है। ठीक है, सो दिस इज द प्रोजेक्टेड लाइन। तो जो स्ट्रेट लाइन है, जो ऑलरेडी से लाइन स्ट्रेट हो, तो उस स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन भी स्ट्रेट लाइन ही आता है। लाइक इन दिस केस, यहाँ पे देखें, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सो द प्रोजेक्शन इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इन केस ऑफ स्ट्रेट पार्किंग टेक्निक, जो 90 डिग्री पार्किंग टेक्निक है, उसमें लेंथ और डेप्थ जो है वो बराबर होंगी, क्योंकि ये लेंथ वाली लाइन भी सीधी है तो उसका प्रोजेक्शन भी स्ट्रेट ही बनेगा, एंड द डायमेंशंस ऑफ बोथ द लेंथ एंड डेप्थ विल बी द सेम। जबकि जो एंगल पार्किंग टेक्निक होगा, तो एंगल पार्किंग में लेंथ तो यही है जो हाइपोटेन्यूज होगा, दैट विल बी द लेंथ। ठीक है, which is measured along the direction or along the angle of the parking stall। लेकिन जो डेप्थ है वो तो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन होता है, तो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन क्या किया जाता है, इसी एंगल लाइन का परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, एंड दिस विल बी शॉर्टर इन लेंथ, उसकी लंबाई कम होगी फ्रॉम द एक्चुअल लाइन। ठीक है ना, एक्चुअल लाइन से उसकी लेंथ जो है वो कम होगी। तो यहां पे इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि लेंथ एंड डेप्थ विल बी इक्वल इन केस ऑफ Straight park. straight or 90 degree parking, and length will be greater than the depth in case of angled parking technique।
क्लियर होगी बात? एंगल्ड पार्किंग टेक्निक में लेंथ ज्यादा होगी, डेप्थ कम होगा, और स्ट्रेट पार्किंग या 90 डिग्री पार्किंग में लेंथ और डेप्थ आपस में बराबर होंगे। दूसरा हमारे पास क्या है? आइल्स वेट। ठीक है, आइल्स वेट क्या होता है? ये जो पार्किंग लॉट बनाया जाता है या पार्किंग प्लाजा होता है, उसमें बीच में एक खाली जगह छोड़ी जाती है। ठीक है, एक साइड पे आपके पास पार्किंग स्टॉल्स बनाए जाते हैं, दूसरे साइड पे भी आपके पास पार्किंग स्टॉल्स बनाए जाते हैं, बीच में खाली जगह होती है, उस खाली जगह को हम कहते हैं आइल्स वेट। ठीक है, अब ये जो आइल्स वेट है, ये इसका मेन पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जस्ट ताकि गाड़ी आसानी के साथ पार्किंग स्टॉल से निकल सके और वो आगे पार्किंग स्टॉल से बाहर की तरफ जा सके। और अगर कोई गाड़ी अंदर की तरफ आ रही है तो उसके लिए भी बीच में रास्ता रिक्वायर्ड होता है। अब इसी आइल विड्थ की बेस पे जो है डिपेंड करता है कि अगर ये आपके पास स्ट्रेट पार्किंग टेक्निक है तो स्ट्रेट पार्किंग टेक्निक की केस में आपके पास ये जो आइल्स विड्थ है ये ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, मोर आइल विड्थ रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट पार्किंग टेक्निक, एंड इन टर्म्स ऑफ एंगल पार्किंग टेक्निक आपको कम आइल्स विड्थ रिक्वायर्ड होती है। समझ आ रही है ना? यानी यहाँ पे गाड़ी के लिए कम स्पेस रिक्वायर्ड होता है टू मूव आउट ऑफ दिस पार्किंग स्टॉल। ठीक है ना? जबकि स्ट्रेट में आपको ज्यादा आइल विड्थ रिक्वायर्ड होती है। तो जब चूंकि ज्यादा आइल विड्थ रिक्वायर्ड है, इसलिए ओवरऑल एरिया भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा इन केस ऑफ स्ट्रेट और 90 डिग्री पार्किंग टेक्निक। जबकि एंगल्ड पार्किंग टेक्निक में एरिया भी आपके पास कम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है ना? अब कुछ डिफिनेशंस हमने पिछली क्लास में भी इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि स्पेस आवर क्या है। इट इज द यूनिट ऑफ पार्किंग, यानी जितने भी हम पार्किंग की एनालिसिस करते हैं तो उनमें जो पार्किंग के लिए यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो है स्पेस आवर। ठीक है, इट्स अ यूनिट ऑफ पार्किंग एंड इट इज डिफाइंड बाय द यूज ऑफ अ सिंगल पार्किंग स्पेस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 आवर। ठीक है, तो एक सिंगल पार्किंग स्पेस है तो वो कितने टाइम के लिए यूटिलाइज किया गया था, तो ये पिछली क्लास में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था कि एक पार्किंग स्टॉल है तो वो एक सिंगल स्पेस अगर 30 मिनट्स के लिए यूटिलाइज हुआ है तो इट मींस कि 0.5 स्पेस आवर जो है वो यूटिलाइज किया गया था। अगर पूरा एक स्पेस एक ही घंटे के लिए यूटिलाइज हुआ है पूरा का पूरा, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी स्पेस आवर डिमांड कितनी है? 1 आवर्स। ठीक है, 1 स्पेस आवर। तो ये पिछली क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पार्किंग वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क्ड इन द टोटल टाइम। टोटल टाइम मींस टोटल डे। पूरे एक दिन में कितने टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क किए गए थे, दैट इज द पार्किंग वॉल्यूम। ठीक है, तो सुबह 8 से लेकर शाम 8 बजे तक लेट सपोज 800 व्हीकल्स हैव पार्क देयर व्हीकल्स। ठीक है, तो इट मींस कि ये जो पूरा पार्किंग ड्यूरेशन के दौरान 8 10 12 घंटों के दौरान अगर 800 गाड़ियां पार्क हुई हैं तो इट मींस कि द टोटल पार्किंग वॉल्यूम इज 800। फिर पार्किंग ड्यूरेशन क्या होता है? ये इंडिविजुअल व्हीकल का होता है पार्किंग ड्यूरेशन, कि एक गाड़ी आती है 20 मिनट के लिए रुकती है, दूसरी गाड़ी आती है 30 मिनट के लिए रुकती है, तीसरी गाड़ी आती है 10 मिनट के लिए रुकती है। तो ये इंडिविजुअल उसका टाइम है कि एक गाड़ी का पार्किंग ड्यूरेशन 10 मिनट्स है, दूसरी गाड़ी की पार्किंग ड्यूरेशन 20 मिनट्स है, और तीसरी गाड़ी की पार्किंग ड्यूरेशन 30 मिनट्स है, एंड सो ऑन। तो दी इंडिविजुअल व्हीकल जो है वो जितने टाइम के लिए पार्क किया जाता है, दैट इज द पार्किंग ड्यूरेशन। पार्किंग टर्नओवर क्या है? पार्किंग टर्नओवर बेसिकली द रेट ऑफ यूज ऑफ अ पार्किंग स्पेस। कितना उसका यूज क्या है, एक पर्टिकुलर पार्किंग स्पेस का यूज कितना है। ठीक है, तो ये हम निकालते हैं डिवाइड द वॉल्यूम बाय द नंबर ऑफ पार्किंग स्पेसेस। लेट सपोज मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये एक पार्किंग लॉट है और उसमें 10 पार्किंग स्पेसेस बनाई गई हैं, यानी 10 पार्किंग स्टॉल्स हैं। ठीक है, तो 10 पार्किंग स्पेसेस में लेट सपोज पूरे दिन में 100 व्हीकल्स खड़ी हुई हैं, मींस द पार्किंग वॉल्यूम इज 100। ठीक है, तो पार्किंग वॉल्यूम विच इज 100 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस विच इज 10। तो 100 डिवाइड बाय 10 दिस इज इक्वल टू 10 व्हीकल्स पर स्टॉल। इसका मतलब क्या है कि टर्न ओवर रेट क्या है? 10। इट इन शॉर्ट वी कैन से कि एक सिंगल पार्किंग स्टॉल में ऑन द एवरेज 10 व्हीकल्स ने यूटिलाइज किया है।
ठीक है ना। अब लेट सपोज इफ द टर्नओवर रेट इज 5, तो 5 का मतलब क्या है कि एक पार्किंग स्टॉल को ऑन द एवरेज 5 गाड़ियों ने यूटिलाइज किया पूरे दिन में। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं अगर पार्किंग स्टॉल आपके पास टर्नओवर रेट ज्यादा है, ये बेसिकली एवरेज आपको बताता है। एवरेज का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पार्किंग स्टॉल, जरूरी नहीं है कि हर एक पार्किंग स्टॉल को 10 गाड़ियों ने यूटिलाइज किया हो। किसी पार्किंग स्टॉल को 8 ने यूटिलाइज किया, किसी किसी को 5 ने यूटिलाइज किया, किसी को 15 ने यूटिलाइज किया होगा, किसी को 12 ने यूटिलाइज किया होगा, बट ऑन द एवरेज जो है वो 10 व्हीकल्स हैव यूज्ड अ सिंगल स्टॉल इन द होल डे। ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली द टर्न ओवर रेट, पार्किंग टर्न ओवर। सर उसमें अब एक स्पेस कंसिडर है सर, उसमें ये एक एक स्पेस। ये एक स्पेस, ये तो खैर पूरे पार्किंग प्लाजे की बात हो रही है, ये पूरे पार्किंग प्लाजे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो जितना पार्किंग प्लाजा बड़ा होगा और जितना उसकी नंबर ऑफ व्हीकल्स उसमें पार्क ज्यादा होंगे, उस हिसाब से ये टर्न ओवर रेट आएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये जो आंसर आपके पास आएगा 10 व्हीकल्स पर स्टॉल, इसका मतलब क्या है। तो कंसेप्चुअल मीनिंग में ये समझा रहा था कि ऑन द एवरेज एक स्टॉल को कितनी गाड़ियों ने यूटिलाइज किया है ऑन द एवरेज, ठीक है, पूरे दिन में। इज दिस क्लियर नाउ? ओके सर। अच्छा, अब आते हैं यहां से हमारा जो पिछली क्लास में हमने यहां तक कवर किया था, आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा पार्किंग डिमांड मालूम करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास मुख्तलिफ एरियाज हैं। ठीक है, उसके लिए पार्किंग की डिमांड क्या होगी। तो ये हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड टेबल्स बनी हुई हैं। उन प्री डिफाइंड टेबल्स को यूज करके हम एक रफ एस्टिमेट की बेस पे निकाल सकते हैं कि हम कितना पार्किंग स्पेसेस हम प्रोवाइड करें फॉर अ पर्टिकुलर लैंड यूज। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ लैंड यूजेस है, जिसमें रेजिडेंशियल एरिया है, होटल्स हैं, मोटल्स हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, इसके अलावा मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, ऑफिस हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मुख्तलिफ रीजन्स हैं, चर्चेज हैं मुख्तलिफ। तो उसके लिए एक टेबल बुक में गिवन है। एक रफ सा आइडिया इस टेबल से आपको मिल जाएगा, जिसकी जिसकी मदद से आप जो है पार्किंग स्पेसेस मालूम कर सकते हैं। तो इस टेबल में क्या है, एवरेज रेट दिया गया है पर ड्वेलिंग यूनिट। अब एवरेज रेट का मतलब क्या है, अगर रेजिडेंशियल एरिया है, ड्वेलिंग यूनिट जो है हम एक घर को कहते हैं, एक अपार्टमेंट को ड्वेलिंग यूनिट कहा जाता है। इफ देयर आर 2 अपार्टमेंट्स तो देयर आर 2 ड्वेलिंग यूनिट्स, इफ देयर आर 3 अपार्टमेंट्स देयर आर 3 ड्वेलिंग यूनिट्स। तो अगर किसी कोई एरिया है जिसमें 100 अपार्टमेंट्स हैं, तो 100 अपार्टमेंट का मतलब क्या है, 100 ड्वेलिंग यूनिट्स हैं। अब ऑन द एवरेज पर ड्वेलिंग यूनिट 1.21 रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब 1.21 मल्टीप्लाई बाय 100, जितने आपके पास ड्वेलिंग यूनिट्स हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, दिस विल गिव यू द पार्किंग स्पेसेस। ठीक है, इससे आपको पार्किंग स्पेसेस मिल जाती है। सिमिलरली आप इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, P इज इक्वल टू P का मतलब क्या है, पार्किंग स्पेसेस विच इज इक्वल टू 1.32x माइनस 53.0। इसमें x की जगह आप नंबर ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली होटल्स के लिए और मोटल्स के लिए दिस दिस x इज रूम। ठीक है, जितने नंबर ऑफ रूम ज्यादा होंगे उतनी उसकी पार्किंग की डिमांड ज्यादा होगी। एंड फॉर इंडस्ट्रियल और फॉर ऑफिस, ठीक है, और फॉर हॉस्पिटल्स जो हैं वो नंबर ऑफ बेड्स की बेस पे होती हैं। जबकि जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं या जो शॉपिंग एरियाज हैं या जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उसमें ये पर 1000 स्क्वायर फुट लिया जाता है। अगर एक हॉस्पिटल है उसका एरिया अगर कोई ऑफिस है, ठीक है, या कोई शॉपिंग एरिया है, उसका एरिया 2000 स्क्वायर फुट है। तो 2000 स्क्वायर फुट मींस कि ये 3.97 पर 1000 स्क्वायर फुट है। ठीक है ना, तो 2000 स्क्वायर फुट के लिए 3.97 मल्टीप्लाई बाय 2 शॉपिंग स्पेसेस रिक्वायर्ड होंगी, सॉरी पार्किंग स्पेसेस रिक्वायर्ड होंगी। अगर 3000 स्क्वायर फुट है तो मींस 3.97 मल्टीप्लाई बाय 3। सिमिलरली आप यहां पे देखें, अगर इसका फार्मूला हम देखें, P इज इक्वल टू 2.5 एट x माइनस 14.0, तो यहां पे आप x की जगह
1000 स्क्वायर फुट, अगर 1000 स्क्वायर फुट है तो x की जगह 1 लिया जाएगा, अगर 2000 स्क्वायर फुट है x की जगह 2 लिया जाएगा, अगर 4000 स्क्वायर फुट है x की जगह 4 लिया जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आप जो है इस इक्वेशन की मदद से भी निकाल सकते हैं और इस एवरेज रेट की मदद से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बट ये जो स्टडी की गई है ये बहुत कम नंबर्स, बहुत ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्वेशंस की बेस पे ये इक्वेशन और ये एवरेज रेट निकाला गया है। ठीक है, तो देयर इज, दिस इज नॉट 100% ऑथेंटिक, लेकिन स्टिल जो है आप उससे एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए कितनी पार्किंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड होगी। यहाँ इसमें एक एग्जांपल के तौर पर हम एक सॉल्व करते हैं। कंसिडर द केस ऑफ अ स्मॉल पार्किंग ऑफिस। ठीक है, अ स्मॉल ऑफिस पार्क। ठीक है, एक स्मॉल ऑफिस है, उसकी पार्किंग के लिए हम स्पेसेस मालूम करना चाहते हैं, और वो स्मॉल ऑफिस पार्क जो है वो कंसिस्ट ऑफ 25,000 स्क्वायर फुट ऑफ ऑफिस स्पेस। ये जो ऑफिस बनाई गई है उसमें 20, उसका टोटल एरिया 25,000 स्क्वायर फुट है। तो व्हाट इज द पीक पार्किंग डिमांड? आपने पीक पार्किंग डिमांड मालूम करनी है कि पीक पार्किंग आवर्स के दौरान कितने नंबर ऑफ पार्किंग स्पेसेस रिक्वायर्ड होंगी। तो उसका तरीकेकार क्या है, आप जरा अगर पीछे जाएं, दिस इज ऑफिस, दिस इज स्मॉल ऑफिस पार्क, स्मॉल ऑफिस। तो आप पीछे अगर टेबल में जाएं, यहां पे मैंने इसको इनसर्कल भी किया है। यहां पे आप देख सकते हैं ऑफिस पार्क के लिए, ऑफिस पार्क के लिए एवरेज रेट क्या है, 2.52 पर 1000 स्क्वायर फुट। अगर 1000 स्क्वायर फुट है तो 2.52 स्पेसेस रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन यहां पे अगर आप देखें मेरे पास 25,000 स्क्वायर फुट है, तो मैं क्या करूंगा, 2.5 2.5 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, यस शाबाश, 2.52 मल्टीप्लाई बाय 25। तो ये आपके पास पार्किंग की डिमांड आ गई कि इस एरिया के लिए आपको ऐसा पार्किंग प्लाजा या ऐसी पार्किंग लॉट बनाना होगा जिसमें तकरीबन 63 पार्किंग स्पेसेस हों, जिसमें 63 गाड़ियां खड़ी करने की गुंजाइश हो। इज दिस क्लियर ना? yes, अब यहाँ पे आप ये तो मैंने एवरेज रेट से फाइंड किया है, ये मैं इक्वेशन की मदद से भी फाइंड कर सकता हूँ। इक्वेशन की मदद से कैसे फाइंड कर सकते हैं, P इज इक्वल टू 2.58 इंटू एक्स माइनस 14.03। तो x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, तो शाबाश पुट करें, 2.58 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 14.03। ठीक है, ये इक्वेशन में मैंने सिर्फ x की जगह 25 पुट किया है, क्योंकि x जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 1000 स्क्वायर फुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे पास 25,000 स्क्वायर फुट है, तो मैं x की जगह 25 पुट करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 50.5 स्पेसिस। तो ये थोड़ा सा ज्यादा मोर प्रिसाइज एस्टिमेट है जो कि हम इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं। अब इससे क्या हुआ कि इंजीनियर को एक आइडिया मिल गया कि इस पर्टिकुलर एरिया के लिए कितने नंबर ऑफ पार्किंग स्पेसेस ऑन द एवरेज रिक्वायर्ड होंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो 51 से लेकर 63 पार्किंग स्पेसेस के दरमियान दरमियान कुछ भी दे सकता है। तो उसको एक रेंज मिल गई कि मिनिमम मैंने 51 देनी है, मैक्सिमम मैं 63 पार्किंग स्पेसेस तक जा सकता हूं, या अगर इसके बीच बीच में मैं कोई बना लूं दैट वुड बी आल्सो करेक्ट। इज दिस क्लियर ना? यस सर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट एक एग्जांपल की तरफ। पीछे जो हमने सॉल्व किया ये बेसिकली जितना भी, अगर आप कमर्शियल शॉपिंग सेंटर्स वगैरह देखें, द नंबर ऑफ स्टडीज आर वेरी लिमिटेड, ओनली फॉर शॉपिंग सेंटर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 141। ठीक है, लेकिन बाकी केसेस में ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बहुत थोड़ी हैं। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, इसकी बेस पे जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो भी थोड़ा सा एक मतलब रफ एस्टिमेट होगा।
तो उस इसलिए उन्होंने बुक में एक दूसरी स्टडी 1998 में की गई थी, जो तकरीबन 400 शॉपिंग सेंटर्स की सर्वे किया गया, और 400 शॉपिंग सेंटर्स जो हैं उनकी बेस पे निकाला गया कि उनके लिए क्या पार्किंग की डिमांड होगी, उसके लिए एवरेज रेट निकाला गया। तो जो थोड़ा सा ज्यादा रिलायबल आंसर आपको जो है इस पर्टिकुलर एरिया से, इस पर्टिकुलर स्टडी से मिल जाएगा। सर ये आर अब स्क्वायर ये किस चीज जो को शो करती है सर? जी मुझे पीछे जी आर स्क्वायर किस चीज को शो? अच्छा, ये आर स्क्वेयर बेसिकली ये हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। आर स्क्वेयर हम कहते हैं कि आर स्क्वेयर जितना 1 के करीब होगा, ये आप स्टेटिस्टिक्स में पढ़ेंगे, ये स्टेटिस्टिक्स के हवाले से, इट्स नॉट इन इट्स काइंड ऑफ अबव योर स्कोप, बट आर स्क्वेयर शो कर रहा है कि इस एक एक ये पी है और एक ये एक्स है, तो ये पी और एक्स के दरमियान रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा उतना ही आर की वैल्यू 1 के करीब जाएगी, जितना वीक रिलेशनशिप होगा उतनी वैल्यू 1 से कम होगी। ये देखिए यहाँ पे है 0.5, ये क्या है 0.96। इसका मतलब क्या है कि 96% आपका जो आंसर है वो रिलायबल होगा। समझ आ रही है ना। यहाँ आर पे की वैल्यू या आर स्क्वायर की वैल्यू? आर स्केयर की वैल्यू बच्चे, आर स्केयर, ठीक है। ये आपको रिग्रेशन एनालिसिस, ये स्टेटिस्टिक्स के थ्रू हम करते हैं। ये जो इक्वेशन निकालते हैं ना, ये स्टेटिस्टिक्स के थ्रू निकाला जाता है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ पी और एक्स की वैल्यू पुट करते हैं और फिर उससे ये इक्वेशन निकालते हैं। तो पी और एक्स के दरमियान जितना रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, ये आर की वैल्यू ज्यादा आएगी, 1 के करीब जाएगी, 1 से ऊपर नहीं हो सकती, ठीक है। इट विल बी क्लोज टू 1। और जितना 1 से कम होगी, यानी लेट्स सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.49, इसका मतलब है कि आर और पी के दरमियान, एक्स और पी के दरमियान रिलेशनशिप वीक है। तो ये डेटा ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये इक्वेशन ट्रूली उस डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपको आंसर देगा वो ज्यादा रिलायबल नहीं होगा। क्लियर होगी बात? यस सर। नंबर ऑफ स्टडीज सर? नंबर ऑफ स्टडीज मींस कि ये नंबर ऑफ स्टडीज 11 स्टडीज की गई थी, उन 11 स्टडीज की बेस पे ये पी और एक्स का इक्वेशन निकाला गया है। यानी 11 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स को स्टडी किया गया था और उससे ये इक्वेशन निकाला गया। समझ आ रही है कि 11 का मतलब ये है कि 11 मुख्तलिफ रेजिडेंशियल एरिया से डेटा लिया गया कि उनकी क्या डिमांड है, और फिर उनसे फिर एवरेज इक्वेशन और ये एवरेज रेट निकाला गया है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे नंबर ऑफ स्टडीज ज्यादा होंगी, उतनी ही वो डेटा ज्यादा रिलायबिलिटी की तरफ जाएगा। ठीक है ना। ओके सर। हाँ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें इन्होंने कितने शॉपिंग सेंटर्स लिए, 400 शॉपिंग सेंटर्स। आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक तरफ आप 10 बंदों का एवरेज लेते हैं और एक तरफ आप 400 बंदों का एवरेज लेते हैं, तो 400 बंदों का जो एवरेज आएगा वो ज्यादा रियलिस्टिक होगा कि नहीं होगा? यस सर। ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा ना। तो यहाँ पे उन्होंने 400 शॉपिंग सेंटर्स का सर्वे किया और इन 400 शॉपिंग सेंटर्स की सर्वे की बेस पे उन्होंने जो एरिया है, सॉरी, जो एवरेज रेट है वो निकाला है। ये जो नंबर ऑफ स्पेसेस उन्होंने निकाले हैं ये पर 1000 स्क्वायर फुट ऑफ जीएलए है। जीएलए क्या होता है? व्हाट इज जीएलए? जीएलए का मतलब है ग्रॉस लीजिबल एरिया। ठीक है, अब व्हाट इज ग्रॉस लीजिबल एरिया? इट इज द अमाउंट ऑफ फ्लोर स्पेस अवेलेबल टू बी रेंटेड इन अ कमर्शियल प्रॉपर्टी। एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, अब उसमें कितना एरिया आप रेंट पे या लीज पे दे सकते हैं। ठीक है ना। तो जितना एरिया रेंटेबल है या लीजेबल है, वो बेसिकली उसकी बेस पे उन्होंने जो स्पेसेस है वो निकाली है। इसका मतलब क्या है? अगर कोई पार्किंग एरिया है या कोई पार्किंग स्पेस है, तो अगर पार्किंग स्पेस है, तो अगर पार्किंग स्पेस आपके पास, लेट सपोज एक पार्किंग प्लाजा बनाया गया है, अब उस पार्किंग प्लाजा में हो सकता है दुकानें भी हो सकता है कोई ऐसा एरिया भी हो जो बिल्कुल खाली हो, जिसको लीज पे नहीं देते, जिसमें कोई दुकानें शुकानें नहीं बनाई गई हो। या अगर आप देखें बीच में जो प्लाजे के अंदर रास्ते होते हैं,
या अगर आप डीन्स सेंटर चले जाएं तो डीन्स में देखें बीच में बहुत बड़ी जगह खाली है, ठीक है, सेंटर जो है, तो वो एरिया तो लीजिबल नहीं है ना, वो तो रेंट पे नहीं दे, सिर्फ दुकानें रेंट पे दी जाती है। इस वजह से उन्होंने जो निकाला है वो बेस्ड अपॉन लीजिबल एरिया निकाला है कि कितना एरिया जो है वो रेंट पे दिया जा सकता है उस प्लाजे के अंदर, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली ग्रॉस लीजिबल एरिया, जो जो खाली जगह है या जो लीज पे या रेंट पे नहीं दे सकते वो उसमें से उन्होंने निकाला हुआ है, वो सब्ट्रैक्ट किया है। अब यहां पे आप देखें ये मुख्तलिफ ग्रॉस लीजिबल एरियाज उन्होंने निकाली हैं। अगर आपके पास एरिया 0 से लेकर 3,99,000 तक है तो तब ये फैक्टर यूज किया जाएगा, ठीक है। ये जो सामने फैक्टर्स आपको नजर आ रही है 4, 4, 4, 4.15 एंड 4.30, अगर 4 लाख से 4,19,000 या 20,000 तक है तो ये फैक्टर्स लिए जाएंगे। सिमिलरली 4,60,000 से लेकर 4,79,000 तक ये लिए जाएंगे, 520 से 539 तक ये लिए जाएंगे एंड सो ऑन। 6 लाख से लेकर 225 लाख तक ये फैक्टर्स लिए जाएंगे। अब what are these different blocks ये जो बनाई गई है 0%, 5%, 10%, 15% एंड 20%, ये शो कर रहा है कि कितना परसेंटेज ऑफ द एरिया इज बीइंग यूज्ड बाय द रेस्टोरेंट्स एंड मूवी हाउसेस और अदर एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज कितनी है। तो लेट सपोज एक पार्किंग एरिया है, उसमें इस टोटल एरिया में कोई भी एरिया सारा का सारा जो है जिसमें दुकानें बनी है, कोई इसके अंदर होटल या मूवी सिनेमा वगैरह नहीं है, तो फिर ये फैक्टर्स 4 यूज किया जाएगा। अगर इस टोटल एरिया में जो कि 0 से लेकर 3,99,000 तक है, अगर इसमें सिर्फ 5% एरिया में कोई रेस्टोरेंट बना है या कोई प्ले एरिया है या कोई सिनेमा वगैरह बना है, ठीक है, तो तब ये फैक्टर यूज किया जाएगा। 10% में के लिए ये यूज किया जाएगा, 15% के लिए ये यूज किया जाएगा और 20% के लिए ये फैक्टर यूज किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल दुकानें हैं तो दुकानों के लिए टर्नओवर रेट ज्यादा होता है, तो उसके नंबर ऑफ स्पेसिस कम रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर कोई मूवी हाउस है या रेस्टोरेंट है तो उसमें ज्यादा देर तक लोग रुकते हैं ना, पार्किंग डिमांड ज्यादा होती है, काफी टाइम के लिए लोग वहां पे गाड़ियां खड़ी करते हैं, तो पार्किंग ड्यूरेशन ज्यादा होता है। जब पार्किंग ड्यूरेशन ज्यादा होता है तो उस हिसाब से फिर पार्किंग की डिमांड भी ज्यादा होती है। इसी बेस पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, यहां पे भी आपको समझ आ जाएगी। एक एग्जांपल के तौर पर, अ न्यू रीजनल शॉपिंग सेंटर विद 10 लाख स्क्वायर फुट ऑफ ग्रॉस लीजिबल एरिया इज टू बी बिल्ड। एक पार्किंग एरिया बनाया जा रहा है जिसकी शॉपिंग सेंटर बनाया जा रहा है जिसकी ग्रॉस लीजिबल एरिया जो है वो 10,000 स्क्वायर फुट है। It is anticipated that about 15% of the GLA will be occupied by movie theaters. अब इसके अंदर 15%, ये जो टोटल एरिया है इसका 15% के अंदर रेस्टोरेंट्स और मूवी सिनेमा या थिएटर वगैरह बनाए जाएंगे। तो हाउ मेनी पार्किंग स्पेसेस वुड बी प्रोवाइडेड, आपने मालूम करना है कि कितने पार्किंग स्पेसेस रिक्वायर्ड होंगी। तो ये बहुत आसान है, आपने क्या करना है, पीछे टेबल की तरफ जाना है और पीछे टेबल पे देखना है कि कौन सा जो है वो किस रेंज में ये लाई करता है। अब चूंकि मेरे पास ये 6 लाख से लेकर 25 लाख तक है और जो मैं बना रहा हूं वो है 10 लाख, तो 6 लाख और 25 लाख के बीच में आ रहा है ना, दिस इज द वैल्यू। तो मैं इस रेंज के सामने वैल्यू को यूज करूंगा। अब यहां पे अगर मैं सीधा आ जाऊं तो मेरे पास जो रेस्टोरेंट्स हैं वो 15% एरिया में है, तो 15% एरिया के नीचे में अगर आ जाऊं सो द एवरेज रेट इज 4.65, बट ये जो 4.65 है ये पर 1000 स्क्वायर फुट है, यानी अगर 1000 स्क्वायर फुट होगा तो 4.65 स्पेसेस दिए जाएंगे। अब यहां पे 1000 तो नहीं है ना, यहां पे मेरे पास क्या है 10 लैक्स, तो 10 लैक्स को आप इन थाउजेंड्स निकालें, कितने आपके पास आएंगी? 10 लैक्स को आप इन थाउजेंड निकालें 1000 जी, 10 लैक्स को आप इन थाउजेंड निकालें, कैसे निकालेंगे? 10 लैक्स है, 100 तो नहीं आएगा बच्चे, 100 तो नहीं आएगा बच्चे, डिवाइड बाय 1000।
हाँ 1000 सर। 1000 आता है ये सर। एग्जैक्टली ये आपके पास देखिए ये किसी का माइक ऑन है जी। अच्छा 10,000 डिवाइडेड बाय, आप इसको 1,000 से डिवाइड करें, आपको खुद ब खुद इन थाउजेंड आंसर मिल जाएगा। तो ये 3 जीरो इसके साथ कट जाएंगे, तो आपके पास है सर तो 10,000। फाइनल आंसर 4000 होगा ना? तो फाइनल आंसर आपके पास क्या होगा, ये जो फैक्टर है विच इज 4.65, ठीक है, इस 4.65 को आप मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस 10,000, सर ठीक है। 1000 है सर। हाँ सॉरी सॉरी, ये 1,000 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास 1,000 आएगा, ये मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेट मी करेक्ट दिस थिंग। ये आपके पास ठीक है, अब क्लियर होगी। तो आप इसको इस 1,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई दिस विद 1,000 एंड यू विल गेट द नंबर ऑफ पार्किंग स्पेसेस, ठीक है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो आपके पास जो टोटल जो फाइनल आंसर है वो है 4,650। इज इज क्लियर नाउ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यस सर। 4,650 स्पेसेस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर दिस पार्किंग प्लाजा। आप देखें नंबर ऑफ स्पेसेस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये देखें पार्किंग प्लाजा भी पता नहीं कितना बड़ा होगा, जो कि जिसका 10 लाख स्क्वायर फुट सिर्फ ग्रॉस लीजेबल एरिया है, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बुक से चीजें उठाई हैं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरह आप जो है वो पार्किंग की डिमांड मालूम कर सकते हैं। क्लियर? सर ये ग्रास लीजेबल एरिया जो है ओपन स्पेस को रिप्रेजेंट करता है सर, प्लाजा के नहीं, अंदर। ये ग्रास लीजेबल एरिया दुकानों को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी दुकानें हैं इसके अंदर, कितनी जगह है जिसको रेंट पे दिया जा सकता है, यस सर। ठीक सर वो जो है। हाँ, सर ये जो सामने ओपन स्पेस होता है सर, ये दुकानों के सामने, वो पार्किंग वो स्पेस है इसमें सर। से एक्सक्लूड करते हैं ना, वो तो लीज पे नहीं देते ना, ओके सर। वो तो रेंट पे नहीं दे सकते, सिर्फ दुकान के एरिया को रेंट पे देते हैं ना। ओके सर। अच्छा, अब आते हैं एक और न्यूमेरिकल की तरफ, जिसमें हम यहाँ पे जो है वो ज्यादा थोड़ी सी मोर ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन है। लेट मी रिमूव ऑल दोस थिंग्स एंड लेट अस एक्सप्लेन फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। यहाँ पे ये एक पार्किंग जनरेशन के लिए एक फार्मूला है, जिस फार्मूले को हम यूज करके पार्किंग की डिमांड मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें वो तो एवरेज रेट्स के थ्रू मालूम किए जाते थे, यहाँ पे हम फार्मूले के थ्रू मालूम करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया की पार्किंग डिमांड कितनी है। तो यहाँ पे डी किसको शो कर रहा है, डी इज द डिमांड, पार्किंग की डिमांड कितनी है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिस। अगर डी आपके पास 100 आता है, इसका मतलब है कि आपकी डिमांड 100 स्पेसिस है। अगर डी आपके पास 200 आता है, इसका मतलब है कि आपकी डिमांड जो है वो 200 स्पेसिस है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या टर्म्स यूज हुए हैं, इसमें है एन के आर पी इन टू पी आर डिवाइडेड बाय ओ। तो थोड़ा सा यहां पे गौर से समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम जाते हैं पी से, हम स्टार्ट लेते हैं विद पी। अब पी का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पी? पी इज द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल अराइविंग बाय कार। अब लेट सपोज मैं जलोजे कैंपस को लेता हूं, थोड़ा सा गौर से सुने ये चीजें, ठीक है। जलोजे कैंपस के लिए मैं पार्किंग एरिया या पार्किंग स्पेसेस मालूम करना चाहता हूं। अब जलोजे कैंपस की में कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? फॉर एग्जांपल जलोजे कैंपस के अंदर 1,000 स्टूडेंट्स हैं, क्लियर। अब वो जो 1,000 स्टूडेंट्स हैं उसमें कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी जाती गाड़ी में आते हैं? हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर कमिंग बाय देयर ओन कार, ठीक है ना। तो ये पी उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर लेट सपोज इस इन 1,000 स्टूडेंट्स में से 20% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन जो कि अपनी जाती गाड़ी के अंदर आते हैं, अपनी जाती गाड़ी को लेके आते हैं, तो वो पी उसको रिप्रेजेंट करता है। अब इफ इट इज दैट इज 20%, तो यहां पे मैं इसको यूज करूंगा 0.20। इज दिस क्लियर नाउ कि नहीं है? यस सर। Yes, यस सर, sir. क्लियर है। पी की समझ आ गई? पी क्या है कि अगर मैं किसी एरिया के लिए
पार्किंग स्पेसेस मालूम करना चाहता हूं तो उस एरिया में टोटल कितने बंदे हैं, और उन बंदों में जो टोटल बंदे हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपनी जाती गाड़ी के अंदर आते हैं, अपनी जाती गाड़ी को लेके आते हैं। तो उनकी परसेंटेज जो होगी वो यहाँ पे मैं पी की जगह वो फैक्टर यूज करूंगा। अगर 20% है तो 0.20, अगर 30% है तो 0.30 एंड सो ऑन। क्लियर होगी बात? यस सर। ओके, अब आते हैं आर की तरफ। ठीक है, आर क्या है? Yes, आर sir. R is the person destinations per day. R is the person destinations per day per unit of the activity. अब R का मतलब क्या है? R का मतलब ये है कि पर यूनिट ऑफ द एक्टिविटी कितने पर्सन्स जो हैं वो विजिट करते हैं। लेट्स सपोज यहां इस जलोजे कैंपस को डेली बेसिस पे कितने लोग इन पर्सन विजिट करते हैं, यानी लेट सपोज ये 20% तो अपनी जाती गाड़ियों में आते हैं, बहुत से ऐसे होंगे जो वैसे भी आएंगे ना बगैर अपनी गाड़ी के। ठीक है, तो लेट सपोज 500 या 300 लोग जो हैं, 3000 है, लेट सपोज 1000 स्टूडेंट्स हैं, 1000 में से 700 हॉस्टल्स में रहते हैं, 300 स्टूडेंट्स जो है वो इन पर्सन विजिट करते हैं। समझ आ रही है? वो 300 स्टूडेंट्स क्या करते हैं? पर्सन डेस्टिनेशंस पर डे ऑन अदर पर यूनिट ऑफ द एक्टिविटी। अब लेट सपोज ये 300 स्टूडेंट्स विजिट करते हैं, लेकिन ये अगर लेट सपोज इस जलोजे कैंपस का टोटल एरिया जो है वो 3000 स्क्वायर फुट है। ये बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं वैसे एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इफ द होल एरिया ऑफ द जलोजे कैंपस इज 3000 स्क्वायर फुट, तो हम एक यूनिट ऑफ पर यूनिट ऑफ द एक्टिविटी निकालते हैं। तो अगर आप पीछे देखें, एरिया के लिए यूनिट क्या लिया गया है? एरिया के लिए यूनिट जो लिया गया है वो 1000 स्क्वायर फुट लिया गया है। हमेशा एरिया की बेस पे जो यूनिट लेते हैं पर यूनिट वो 1000 स्क्वायर फुट लेते हैं। तो अगर आप इधर आ जाएं, अगर टोटल एरिया 3000 स्क्वायर फुट है और इस जगह को 300 स्टूडेंट विजिट करते हैं, ठीक है, इन पर्सन, तो पर यूनिट ऑफ द एक्टिविटी यानी पर 1000 कितने लोग विजिट करेंगे? पर 1000 जो है वो 100 विजिट करेंगे कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अगर 300 जो है पर 3000 विजिट करते हैं, यानी 3000 एरिया है, सॉरी 3000 एरिया को 300 स्टूडेंट विजिट करते हैं, तो पर 1000 यानी पर यूनिट पर 1000 कितने स्टूडेंट्स विजिट करेंगे? वो है 100 स्टूडेंट्स। तो यहां पे ये जो आएगा पर आर की वैल्यू हम लेंगे कि एक दिन में पर डे कितने लोग पर यूनिट ऑफ द एक्टिविटी विजिट करेंगे। तो लेट सपोज इस केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आर की वैल्यू हम क्या यूज करेंगे? 100। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। Yes. हाँ, अब आते हैं के की तरफ। व्हाट इज के? अब के क्या है? इस के का मतलब ये है कि ये जो टोटल बंदे विजिट करते हैं, लेट सपोज 300 है या 100 है या जितने भी है, उनमें पीक आवर में कितने लोग आते हैं? पीक आवर। लेकिन अब अगर हम जलोजे कैंपस की बात करें तो जलोजे कैंपस का पीक आवर कौन सा होगा? सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, अब इस पीक आवर के दौरान कितने, क्योंकि डिमांड जो हम निकालते हैं ना वो पीक आवर डिमांड को फुलफिल करने के लिए करते हैं। अगर पीक आवर की बेस पे हम स्पेसेस प्रोवाइड कर दें तो नॉन पीक आवर में तो जितने भी आएंगे वो तो खुद ब खुद एकोमोडेट हो जाएंगे उसमें। समझ आ रही है ना? तो हमने पीक आवर की डिमांड को फुलफिल करना है। तो पीक आवर, लेट सपोज दिस इज द के क्या है? इट इज द पोर्शन ऑफ डेस्टिनेशन दैट अकर एट एनी वन टाइम। तो यूजुअली ये पीक आवर डिमांड की बात हो रही है। अगर पीक आवर में टोटल 100 आ रहे हैं, लेकिन उस 100 के पीक आवर में सिर्फ 20% या 30% लोग ऐसे हैं जो कि पीक आवर में आते हैं,
तो के क्या यूज होगा? 0.30. इज दिस क्लियर नाउ? दिस इज द परसेंटेज ऑफ द पीपल that are coming only in the peak hour. Is this clear now? Yes, sir. Yes, sir. अगर 30% लोग पीक आवर में आते हैं तो के यूज किया जाएगा 0.30. अगर 20% लोग पीक आवर में आते हैं तो के यूज किया जाएगा 0.20. क्लियर होगी बात? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आते हैं एन की तरफ. एन क्या चीज है? एन जो है इट इज द साइज ऑफ द एक्टिविटी. लेकिन ये जो साइज ऑफ द एक्टिविटी है ये इन टर्म्स ऑफ 1000 स्क्वायर फुट लिया जाएगा. यानी ये देखें, या तो फ्लोर एरिया की बेस पे लिया जाता है, या एम्प्लॉयमेंट की बेस पे लिया जाता है, या ड्वेलिंग यूनिट्स की बेस पे लिया जाता है. ठीक है, तो यहां पे यूजुअली अगर मेरे पास कोई एरिया है वो है 3000 स्क्वायर फुट, जैसे जेलोजेक कैंपस का मैं ले लेता हूं, तो 3000 स्क्वायर फुट एक एन जो है वो एक सिंगल यूनिट ऑफ द एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है. तो चूंकि एक यूनिट जो है वो 1000 स्क्वायर फुट के बराबर है, तो 3000 कितने यूनिट्स के बराबर होगा? 3 के. 3. ठीक है, तो एन की जगह यहां पे मैं क्या पुट करूंगा? 3. अगर ये 5000 स्क्वायर फुट एरिया है तो मैं एन क्या यूज करूंगा? 5. अगर ये 200 स्क्वायर फुट अगर ये 10,000 स्क्वायर फुट एरिया है तो मैं क्या यूज करूंगा? एन 10. क्लियर होगी बात? Yes, sir. हाँ, अब जो चीज रह गई है वो है पी आर और ओ. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ओ को रिप्रेजेंट करता हूं, ओ को एक्सप्लेन करता हूं. ओ क्या चीज है? अब जितने लोग आ रहे हैं, लेट सपोज यहां पे मैंने आपको बताया कि 20% लोग आ रहे हैं जो अपनी जाती गाड़ी में आते हैं. ठीक है, अब ये 20% लोग जो हैं, 20% लोग जाती गाड़ियों में आते हैं. गाड़ियां तो फॉर एग्जाम्पल आ रही है 100. लेट सपोज ये 100 व्हीकल्स जो है वो दिल्ली जलोजे कैंपस में आएंगे. लेकिन ये जो 100 व्हीकल्स हैं इसमें जो बंदे आ रहे हैं वो है 200. यानी इन 100 व्हीकल्स में जरूरी नहीं है कि हर एक में अकेला एक ही बंदा आ रहा हो. किसी गाड़ी में दो दो बंदे आ रहे हैं, किसी में 3 बंदे भी हैं, किसी में अकेला एक बंदा भी है. ठीक है, लेकिन 100 गाड़ियां, टोटल व्हीकल्स जो है वो है 100 है, लेकिन उनमें जो बंदे आ रहे हैं वो है 200. ये कम भी हो सकते हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, ये सिर्फ मिसाल के तौर पर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. ठीक है, तो 200 आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें अकेला एक बंदा आ रहा है, कुछ गाड़ियों में दो दो बंदे साथ आ रहे हैं, कुछ गाड़ियों में 3-4 बंदे भी हैं. अब अगर मैंने जो है वो ऑक्यूपेंसी निकालनी है, एवरेज ऑक्यूपेंसी, तो एवरेज ऑक्यूपेंसी कैसे निकालेंगे? टोटल पर्सन्स विच इज 200. यहां पे नीचे आप देख लें, टोटल पर्सन्स अराइविंग बाय कार 200 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ कार्स, टोटल व्हीकल्स. तो आपके पास क्या है? एवरेज ऑक्यूपेंसी क्या आएगी? 2. ऐसा है कि नहीं है? एवरेज ऑक्यूपेंसी क्या है? ऑन द एवरेज एक एक गाड़ी में दो दो बंदे आ रहे हैं. अब जरूरी नहीं है कि किसी में 2 से ज्यादा होंगे, किसी में 2 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन ऑन द एवरेज जो है वो पर व्हीकल 2 पर्सन आ रही है. अपनी ठीक हो जाती गया गाड़ी की बात कर रहे जी. हैं, सही है. जो प्राइवेट, तो ये क्या है? ये ओ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज ऑटो ऑक्यूपेंसी. यानी ऑन द एवरेज जो है वो गाड़ी की ऑक्यूपेंसी कितनी है, ऑन द एवरेज कितने पैसेंजर्स पर व्हीकल आ रही है. इज इज क्लियर नाउ? तो यहां Yes. पे ओ मैं पुट करूंगा 2. क्यों 2 पुट करूंगा? क्योंकि यहां पे जो है वो मैंने इसको डिटरमाइन किया है 200 डिवाइडेड बाय 100 से. इज इज क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट में मेरे पास है पीआर. पीआर इज द प्रोपोर्शन ऑफ द पर्सन्स विद प्राइमरी डेस्टिनेशन एट द डिजिग्नेटेड स्टडी लोकेशन. यहां पे सबसे लास्ट में आप देख लें, प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन्स विद प्राइमरी डेस्टिनेशंस एट द डिजिग्नेटेड स्टडी लोकेशन. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि
कितने परसेंटेज ऑफ द पीपल हु आर मूविंग टूवर्ड्स दिस डेस्टिनेशन, their primary purpose or their primary location is at that destination। मतलब इसका ये है कि लेट सपोज आप स्टेशन मिसाल ले ले, स्टेशन, ये जलोजे कैंपस के आगे जो पबी स्टेशन है। अब कोई बंदा, आप जलोजे कैंपस से निकलते हैं और लेट सपोज जलोजे कैंपस से 10 गाड़ियां निकली, 10 बंदे निकले, ठीक है। अब उन 10 बंदों में से 5 बंदे ऐसे हैं जो कि उनका काम किधर है, स्टेशन में उन्होंने जाना है, स्टेशन की तरफ। और स्टेशन में उनका काम भी स्टेशन में कुछ खरीदना है, कुछ चीजें लेनी है स्टेशन से। लेकिन जो बाकी 5 बंदे हैं उनमें से 2 बंदे स्टेशन की, उनमें वो 5 बंदे भी स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उन 5 बंदों में 2 बंदे पिशावर की तरफ जा रहे हैं, 1 बंदा मर्दान जा रहा है और 2 बंदा जो है वो नौशहरा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब आप खुद मुझे बताएं, 5 पीपल, जो 5 बंदे हैं उनका प्राइमरी, वो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं लेकिन उनका डेस्टिनेशन भी स्टेशन ही है। अब ये जो बाकी 5 बंदे हैं उनका भी, वो भी स्टेशन की तरफ जा रहे हैं लेकिन उनका प्राइमरी डेस्टिनेशन स्टेशन नहीं है, उनका प्राइमरी डेस्टिनेशन उससे आगे कोई दूसरी जगह है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। अब ये पीआर उस परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है कि उसमें से जो जो बंदे आ रहे हैं उनका प्राइमरी डेस्टिनेशन जो है वो जिसके लिए आप पार्किंग एरिया, पार्किंग स्पेसेस मालूम करते हैं, क्या जो बंदे उस तरफ जा रहे हैं उनका प्राइमरी डेस्टिनेशन, उसमें से कितने परसेंट ऐसे हैं जिनका प्राइमरी डेस्टिनेशन भी वो जगह है। लेट्स सपोज ये जो स्टेशन वाली मिसाल है, तो इसमें 5 लोग की प्राइमरी डेस्टिनेशन भी स्टेशन है और बाकी 5 की प्राइमरी डेस्टिनेशन स्टेशन नहीं है। तो पीआर क्या यूज करेंगे? 50% यानी 0.50। इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. ठीक है। यानी अगर आप किसी सदर की तरफ, सदर के लिए पार्किंग प्लाजा बना रहे हैं, अब सदर की तरफ कितनी गाड़ियां जाएंगी? तो हो सकता है 200 या 1000 व्हीकल्स आर मूविंग टुवर्ड सदर। अब सदर में कुछ ऐसे होंगे जो सदर में उनका काम नहीं हुआ, उनका काम सदर से आगे किसी दूसरी जगह में है, पिशावर सदर से, लेकिन उनने सदर वाली रोड से गुजरना है। अब जो रोड से गुजर रहे हैं तो उनको हम एक्सक्लूड करेंगे इसमें, सही है ना। जो वहां पे रुकेंगे उनके लिए पार्किंग की डिमांड हम मालूम करेंगे, क्योंकि उन्होंने वहां पे रुकना है, उनको पार्किंग की जरूरत होगी। इज दिस क्लियर नाउ? ओके सर। अच्छा, अब आई होप द टर्म्स आर क्लियर टू यू। जो फार्मूले में कौन कौन से टर्म यूज हुई है, आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जी, इसमें तो सर ये जो पब्लिक व्हीकल्स है सर, उसका तो सर कोई फैक्टर इसमें इंक्लूड नहीं किया है सर, क्यों? बच्चे, पब्लिक व्हीकल ने पार्क नहीं होना। जो बंदे पार्क करते हैं वो जिसके पास जाती गाड़ी है वही पार्क करेंगे ना, पब्लिक व्हीकल की पार्क करने की जरूरत ही नहीं है उसको, ठीक है ना। सर जी, अगर जलोजे का कैंपस सर जी, आपने हम जो पार्किंग फैसिलिटी निकालते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्राइवेट व्हीकल्स के लिए निकालते हैं, ठीक है। सही है सर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। कंसिडर द केस ऑफ 400,000 स्क्वायर फुट रिटेल शॉपिंग सेंटर इन द हार्ट ऑफ अ सीबीडी। सीबीडी क्या होता है? सेंट्रल बिजनेस सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। यस सर। आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्बन प्लानिंग के कोर्स में। यस सर, पढ़ा है। हाँ, तो ये देखिए 400,000 स्क्वायर फुट का शॉपिंग सेंटर है सीबीडी में, और उसके लिए आप पार्किंग स्पेसेस मालूम करना चाह रहे हैं कि ये 400 स्क्वायर फुट रिटेल शॉपिंग सेंटर है, उसके लिए मैं एक पार्किंग स्टॉल या पार्किंग प्लाजा बना रहा हूँ या पार्किंग स्पेसेस मालूम करना चाह रहा हूँ। अब जब स्टडी की गई है तो उसमें यह देखा गया है कि अप्रोक्सीमेटली 40% of all shoppers are in the CBD for other reasons.
इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल बंदे सीबीडी के अंदर मौजूद है, ठीक है ना, जो गाड़ियों से गए हैं, तो उनमें 40% ऐसे हैं जिनका मकसद कोई और है, जो इस प्लाजे की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं, जिनका काम इस प्लाजे के अंदर नहीं है। तो आपके पास क्या है, 400 ऑफ द शॉपर्स आर इन द सीबीडी फॉर अदर रीजंस। कितने लोग हैं जिनका प्राइमरी डेस्टिनेशन ही ये शॉपिंग प्लाजा है? तो कितने लोग हैं वो? 60%। अगर 60%, शाबाश, क्योंकि 40% का तो कोई और काम है ना शॉपिंग सीबीडी के अंदर, वो प्लाजे की तरफ या प्लाजे में उनका कोई काम है नहीं, या वो प्लाजे की तरफ नहीं जा रही। तो हम क्या लेंगे, ये 40% एक्सक्लूड करेंगे। पीआर हम कौन सा लेंगे? पीआर यहां पे यूज करेंगे 0.60। क्लियर? यस सर। ये जो पीआर की बात हो रही है, देखें, पर पीआर इज द प्रोपोर्शन ऑफ द पर्संस विद प्राइमरी डेस्टिनेशन एट द डेजिग्नेटेड स्टडी लोकेशन, यानी जिसके लिए जो आपका स्टडी लोकेशन है उनकी तरफ कितने लोग जा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द शॉपर्स ट्रेवल टू द रिटेल सेंटर बाय ऑटोमोबाइल। क्या मतलब है, ये जो शॉपिंग प्लाजे की तरफ लोग जा रहे हैं, ये जो 60% है, उन 60% में 70% लोग ऐसे हैं जो कि जो 70% ऐसे हैं जो अपनी जाती गाड़ी में जा रहे हैं। ठीक है, तो P क्या हो यूज करेंगे? 0.70। ठीक है, यहां पे आप आ जाएं। P मैंने स्टार्ट लिया था कि कितने लोग हैं जो अपनी जाती पर्सनल गाड़ी में उस पर्टिकुलर एरिया की तरफ जा रहे हैं। तो P इज द परसेंटेज। यहां पे P क्या है? 0.70 मीन 70% लोग अपनी जाती गाड़ी में जा रहे हैं। क्लियर? यस सर। Approximately total activity at the center is estimated to be 45% destinations per 1000 square foot। यानी पर्सन डेस्टिनेशंस कितनी है? 45% डेस्टिनेशंस हैं पर 1000 स्क्वायर फुट। तो उन्होंने आपको टोटल पर्संस नहीं कहा है, उन्होंने डायरेक्टली आपको बताया है कि 45% डेस्टिनेशंस हैं पर 1000 स्क्वायर फुट। तो ऑलरेडी आपको 45 दिया गया है। क्लियर होगी बात? यस सर। ये हम एरिया Okay. पर डिवाइड नहीं करते सर। तो एरिया जब टोटल आपको दिया गया हो, लेट सपोज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है टोटल एरिया है 400,000 स्क्वायर फुट और जो टोटल पर्संस जा रहे हैं वो है 1000। तो तब आप डिवाइड करेंगे। यहाँ पे उन्होंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 45% डेस्टिनेशंस पर 1000 स्क्वायर फुट। तो ऑलरेडी उन्होंने पर 1000 स्क्वायर फुट दिया है आपको। यस सर। तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यस, इधर सर टोटल एरिया होगा तो फिर हम 4000 पर डिवाइड करेंगे। जब टोटल एरिया और टोटल पर्संस बताए हो, टोटल पर्संस ओके सर। पर 1000 स्क्वायर फुट नहीं बताए यहाँ पे। ओके सर। ओके, ऑफ विच 20% अकर ड्यूरिंग द पीक आवर। अब आप यहाँ पे देखें 20% जो जितने लोग जा रहे हैं उनमें 20% ऐसे हैं जो कि पीक आवर में जा रहे हैं। तो के आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे? के आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे? 0.20। ठीक है, 20% लोग जो है वो पीक आवर के अंदर जा रहे हैं। द एवरेज ऑटो ऑक्यूपेंसी ऑफ द ट्रेवल टू द शॉपिंग सेंटर इज 1.5 पर्सन्स पर कार। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको एवरेज ऑक्यूपेंसी भी दी गई है कि जितने लोग गाड़ियों में जा रहे हैं तो वो उनकी एवरेज ऑक्यूपेंसी क्या है? 1.5। यानी 1.5 का मतलब ये है कि 2 गाड़ियां जा रही हैं तो 2 गाड़ियों में 3 बंदे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक गाड़ी में 1 बंदा है तो दूसरे में 2 बंदे हैं। तो गाड़ियां 2 हैं बट बंदे 3 जा रहे हैं, तो एवरेज ऑक्यूपेंसी उसकी क्या हुई? 1.5। यस सर। ठीक है, एज द यूनिट ऑफ साइज इज 1000 स्क्वायर फुट। जो एरिया का यूनिट है वो इन टर्म्स ऑफ 1000 स्क्वायर फुट हम लेते हैं ना। तो एन हम क्या लेंगे? व्हाट विल बी एन? क्योंकि ये टोटल एरिया आपके पास 400,000 स्क्वायर फुट है। तो आप इन टर्म्स ऑफ 1000 स्क्वायर फुट अगर आप निकालते हैं तो आप कैसे निकालेंगे? डिवाइड करेंगे 100 पे। एग्जैक्टली। तो आपके 1000 पे डिवाइड करें, 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास n जो है वो 400 आ जाएगा। अब आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है। फॉर्मूला क्या है? d इज इक्वल टू n
इंटू के इंटू आर इंटू पी इंटू पी आर डिवाइडेड बाय ओ। ठीक है, तो n हम क्या पुट करेंगे, n तो ऑलरेडी 400 है, r जो है यानी पर्सन डेस्टिनेशन वो 45 है, के पी कार में कितने लोग जा रहे हैं वो 20% है, पी कितने लोग जो अपनी प्राइवेट पर्सनल कार में जा रहे हैं वो 70% है, और पी आर कितने लोग हैं जिनका प्राइमरी डेस्टिनेशन ही वो शॉपिंग प्लाजा है 60%, तो वो 0.60 है, डिवाइडेड बाय द एवरेज कार ऑक्यूपेंसी विच इज 1.5, पुट ऑल दीज वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। आपको 1008 पार्किंग स्पेसेस रिक्वायर्ड होंगी फॉर द गिवन पार्किंग प्लाजा। इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. So this is how you estimate or you determine the parking spaces using the formula। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसमें डेटा ज्यादा रिक्वायर्ड है, लेकिन ये ज्यादा रियलिस्टिक और ज्यादा ऑथेंटिक अप्रोच होगी टू डिटरमाइन द पार्किंग स्पेसेस। नेक्स्ट यहाँ पे एनालिसिस हम करते हैं किसी भी पार्किंग एरिया के लिए। एनालिसिस का क्या मतलब है? एनालिसिस का मतलब ये है कि आप डिमांड और सप्लाई के दरमियान गैप मालूम करते हैं। लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर एरिया है, तो उसकी डिमांड कितनी है पार्किंग की, और जो ऑलरेडी वहां पे पार्किंग प्लाजा या पार्किंग स्पेसेस मौजूद है वो कितने नंबर ऑफ पार्किंग स्पेसेस हैं। अगर डिमांड और सप्लाई बराबर है तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं है तो तब क्या है, बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो पार्किंग के लिए गाड़ी लेके आएंगे बट उनको पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी, तो वो जाके इलीगली किसी दूसरी जगह में या गाड़ी पार्क करेंगे, या फिर पार्क किए बगैर उस जगह में अपना काम किए बगैर वहां से निकल जाएंगे और कहेंगे यार चलो हम किसी दूसरी जगह से अपना काम कर लेंगे। लेट्स सपोज सेंटोरस प्लाजा है इस्लामाबाद में, और सेंटोरस प्लाजे में आपका कोई शॉपिंग करनी है, आप जा रहे हैं उधर, ठीक है, वहां पे आप जाते हैं और आपको गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं मिलती, तो फिर क्या करेंगे, या तो बाहर किसी रोड पे पार्क करेंगे, या फिर अगर रोड पे भी जगह नहीं मिलती तो आप वहां से चले जाएंगे किसी दूसरी जगह पे और कहेंगे चलो मैं उधर से कहीं जाके खरीद लूंगा। समझ आ रही है? तो उसके लिए आप फिर क्या करते हैं, पार्किंग स्टडी की एनालिसिस करते हैं, पार्किंग एरिया का एनालिसिस करते हैं कि भाई कितने लोग हैं जो यहाँ पे मुझे जो क्या डिमांड और सप्लाई बराबर है या नहीं है, या डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो मैं क्या ऐसे टेक्निक अडॉप्ट करूं ताकि मैं अपनी सप्लाई को बढ़ा सकूं। ठीक है, ताकि सप्लाई को बढ़ाऊं कि ताकि डिमांड पूरी हो जाए। तो उसके लिए हम एक एनालिसिस करते हैं ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्किंग लॉट। तो उसका क्या तरीकेकार होगा वो आगे हम जो है वो फार्मूले के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। लेकिन क्या क्या चीजें इसमें रिक्वायर्ड होंगी, यू विल बी नीडिंग द नंबर एंड ड्यूरेशन फॉर व्हीकल्स लीगली पार्क एंड द नंबर एंड ड्यूरेशन फॉर व्हीकल्स इलीगली पार्क। कितने लीगली पार्क हुए, कितने इलीगली। लीगली पार्क का मतलब क्या है कि कितनों को जगह मिली, और इलीगली पार्क का मतलब क्या है कि कितने ऐसे हैं जिनको जगह नहीं मिली पार्किंग के लिए। फिर जो उसमें और चीजें रिक्वायर्ड होंगी, दैट वुड बी द स्पेस और डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ द पार्किंग फैसिलिटीज। ये चार चीजें अगर आपको पता है तो आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब एनालिसिस के लिए एक तो मुझे चाहिए डिमांड और एक मुझे चाहिए सप्लाई। ठीक है, तो डिमांड का फार्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन आई इंटू टी आई। एन आई इंटू टी आई क्या है, एन आपके पास, डी तो डिमांड है, एन आई इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क एंड टी इज द ड्यूरेशन ऑफ द व्हीकल्स पार्क। ठीक है, एक लेट सपोज एक पर्टिकुलर गाड़ी है, वो 10 गाड़ियां हैं जो कि 1 घंटे के लिए पार्क हुई हैं, तो n विल बी 10 एंड t विल बी इन आवर्स, दैट वुड बी 1। ठीक है, तो द नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क मल्टीप्लाई बाय द ड्यूरेशन ऑफ द व्हीकल्स पार्क। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा इससे डिमांड, दिस विल गिव यू द डिमांड। तो लेट सपोज एक व्हीकल, एक किस्म की गाड़ियां हैं जो 1 घंटे के लिए पार्क हुई है, बाकी गाड़ियां 20-20 मिनट के लिए पार्क हुई हैं, कुछ गाड़ियां 30-30 मिनट के लिए पार्क हुई हैं। तो ये क्या करेंगे, हर एक के लिए अलग-अलग डिमांड मालूम करेंगे और फिर टोटल डिमांड को सम अप करेंगे। ये जो डिमांड आपके पास आएगा
दिस विल बी इन स्पेस आर। ठीक है, दिस विल बी इन स्पेस आर। ठीक है, आगे हम एक्सप्लेन करूंगा, आगे में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपको खुद बहुत समझ आ जाएगी। दूसरा हम निकालते हैं सप्लाई। ठीक है, तो सप्लाई, एस इज फॉर सप्लाई विच इज द नंबर ऑफ पार्किंग स्पेसेस। एफ क्या है, एफ इज द सप्लाई इन टर्म्स ऑफ स्पेस आवर। ठीक है, सप्लाई इन टर्म्स ऑफ स्पेस आवर। एफ क्या है, एफ इज द पार्किंग एफिशिएंसी फैक्टर, N is the number of parking spaces and T is the total time of the parking plaza। यानी अगर सुबह 8 बजे आपका पार्किंग प्लाजा खुलता है और रात को 10 बजे तक खुला होता है तो T will be taken as 12 hours। 12 hours, ठीक है, क्योंकि कितने टाइम के लिए टोटल पार्किंग प्लाजा खुला था। And N will be taken as the number of spaces in those parking plaza। F is the parking efficiency। पार्किंग एफिशिएंसी, पार्किंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है, 100% एफिशिएंसी, मतलब कि 100% ऑफ द टाइम जो था वो पार्किंग प्लाजा जो है वो खुला था और वो 100% ऑफ द टाइम वो यूटिलाइज हुआ है। अगर कम टाइम के लिए यूटिलाइज हुआ है, लेट सपोज 10 घंटे हैं, लेकिन 10 घंटे में बीच में पार्किंग प्लाजा किसी भी सिचुएशन की वजह से बंद किया गया था या एनीवेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसमें उसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है। तो 90% एफिशिएंसी भी हो सकती है, 80% भी हो सकती है, एंड सो ऑन। तो एफ फैक्टर विल बी डिपेंड करेगा कि उस पार्किंग प्लाजा की एफिशिएंसी क्या है। अब यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आपको यहाँ पे सब कुछ जो है वो क्लियर समझ आ जाएगी। शाबाश, थोड़ा सा स्टूडेंट्स कौन इसको रीड करेगा? volunteer, any volunteer student who wishes to read this numerical? जी जी जी, any volunteer student, just read it out, explain मैं करूंगा। The owner of parking garage located in central business district has observed that 20% of those wishing to park are turned back every day during the open hour of 8 a.m. to 6 p.m. because of lack of parking space. Any analysis of data collected at the garage indicate that 60% of those who park are commuters with the average parking duration of 9 hours, and the remaining are shopper, those whose average parking duration is 2 hours. If 20% of those who cannot park are commuters and the rest are shoppers, and a total of those vehicles currently parking daily in the garage, determine the number of additional space required to meet the excess demand. Assume parking efficiency is 0.90. Good. ये who was the student explaining all this? Shazib Khan. शाजिब खान, गुड, शाबाश। ठीक है, तो थोड़ा सा इस न्यूमेरिकल के ऊपर गौर करें और फिर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। द ओनर ऑफ अ पार्किंग गैराज, एक ओनर है, ठीक है, एक पार्किंग गैराज का मालिक है, लोकेटेड इन अ सीबीडी, जिसका पार्किंग गैराज एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसका अपना पार्किंग गैराज। उसने ऑब्जर्व किया दैट 20% ऑफ दोज विशिंग टू पार्क आर टर्न बैक। उसने ये देखा कि 20% ऐसे लोग हैं जो उस पार्किंग प्लाजे में अपनी गाड़ी को पार्क करना चाहते हैं बट उनको जगह नहीं मिलती और दे टर्न बैक, वो वापस चले जाते हैं। ड्यूरिंग द ओपनिंग आवर्स ऑफ 8 AM to 6 PM, यानी इसका जो पार्किंग प्लाजा है या जो पार्किंग गैराज है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है। तो उसका पार्किंग प्लाजे का ड्यूरेशन कितना है, टोटल टाइम ऑफ द पार्किंग प्लाजा कितना है, गैराज टी ऑफ द प्लाजा, टाइम ऑफ द प्लाजा कितना है, 10 hours. टाइम 10 आवर्स, शाबाश। तो दिस टी प्लाजा यानी टाइम ऑफ द प्लाजा इन आवर्स इज 10, ठीक है, 10 आवर्स। अब उसने देखा कि 20% लोग हैं जो टर्न बैक हो रहे हैं, यानी वो ये चाहते हैं कि वो अपनी गाड़ी को पार्क करें लेकिन या तो वो वापस चले जाते हैं
या फिर इलीगली अपनी गाड़ी को पार्क कर लेते हैं, लेकिन उनको पार्किंग गैराज में जगह नहीं मिल रही। क्लियर होगी? यहां तक समझ आ रही है? अब इन जिनको जगह नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पार्किंग स्पेसिस। ठीक है, यहां पे ऑलरेडी क्वेश्चन में अगर आप देखें, दिस इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पार्किंग स्पेसिस। An analysis of the data collected at the garage indicates that 60% of those who park, उसने एनालिसिस किया और डेटा कलेक्ट किया, और डेटा कलेक्शन के दौरान उनको पता चला कि जो लोग गाड़ियां पार्क करते हैं उनके पार्किंग गैराज में, उनमें 60% ऐसे हैं हु आर कम्यूटर्स। कम्यूटर मतलब जो डेली सुबह से लेकर शाम आते हैं, यानी जो डेली सुबह आते हैं और शाम तक जो है वो अपनी गाड़ी को, अपनी गाड़ी को वहां पे पार्क करते हैं, जो डेली बेसिस पे आते जाते हैं, विद एन एवरेज पार्किंग ड्यूरेशन ऑफ 9 आवर्स। ठीक है, उन कम्यूटर्स की जो 60% लोग हैं जो कम्यूटर्स हैं, उनकी एवरेज पार्किंग ड्यूरेशन क्या है? 9 घंटे है। कुछ 9 घंटे से कम भी है, कुछ 9 घंटे से ज्यादा भी है, लेकिन ऑन द एवरेज जो है वो 9 घंटे के लिए वो अपनी गाड़ी को आके वहां पे पार्क कर रहे हैं। एंड द रिमेनिंग आर शॉपर्स। अब शॉपर्स कितने हैं? कितने बच गए शॉपर्स? जी, सर 40%। 40%। 60% कम्यूटर्स हैं, तो 40% क्या है? शॉपर्स हैं। शॉपर्स क्या है? बहुत, चूंकि वो कभी कभार आते हैं और बहुत कम ड्यूरेशन के लिए आते हैं, तो उनकी पार्किंग ड्यूरेशन कितनी है? 2 आवर्स। ठीक है, तो कम्यूटर्स की पार्किंग ड्यूरेशन 9 आवर्स है, जो कि 60% है, और शॉपर्स की पार्किंग ड्यूरेशन कितनी है? 2 आवर्स की। इफ 20% of those who cannot park are commuters, इसका क्या मतलब है? यानी ये जो 20% लोग जिनको पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही, इस 20% में 20% ऐसे हैं जो कि कम्यूटर्स हैं। इज दिस क्लियर? एंड द रेस्ट आर शॉपर्स। अब समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये जो 20% है, ठीक है, जिनको जगह नहीं मिल रही, इन 20% में 20% ऐसे हैं, यार ये क्या हो रहा है, बल पॉइंट इधर उधर भाग रहा है। इन 20% में 20% ऐसे हैं जो कि क्या है? कम्यूटर्स हैं, और इसमें बाकी रह गए कितने? 80% ना। इस 20% के में जो बाकी 80% है वो क्या है? वो है शॉपर्स। समझ आ रही है कि नहीं आ रही स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके, एंड अ टोटल ऑफ 200 व्हीकल्स आर करंटली पार्क्ड डेली। यहां पे आप देखें, टोटल इनके पास कितनी गाड़ियां, टोटल गाड़ियां खड़ी होती हैं? 200 व्हीकल्स डेली इन द गैराज। इसका मतलब क्या है कि ये जो 200 है, ये ऑलरेडी पार्किंग की फैसिलिटी को यूटिलाइज कर रही हैं, लेकिन ये 100% पार्किंग डिमांड को पूरा नहीं कर रही। ये 200 व्हीकल्स खड़ी हो रही है, लेकिन ये सिर्फ 80% डिमांड को पूरा कर रही है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? क्योंकि ये 200 यस तो सर। खड़ी हो रही है, लेकिन ये तो 80% को पूरा बाकी 20% तो वापस जा रही है ना, उसमें से 20% को तो जगह नहीं मिल रही। ठीक है, सो दिस 200 इज ओनली 80% ऑफ द टोटल। डिटरमाइन द नंबर ऑफ एडिशनल स्पेसेस रिक्वायर्ड। आपको एडिशनल स्पेसेस मालूम करनी है टू मीट द एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड को मालूम करने के लिए, यानी ये जो 20% को पूरा करने के लिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पेसेस वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, एडिशनल स्पेसेस आपने मालूम करनी है। एंड एज्यूम द पार्किंग एफिशिएंसी एज 0.90। पार्किंग एफिशिएंसी आपने क्या लेनी है? 0.90।
90 लेनी है, ठीक है। अब जरा हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहां पे आप देखें, सबसे पहले हम डिमांड मालूम करते हैं। अब डिमांड की तरफ जाएं तो टोटल गाड़ियां जो पार्क हो रही है वो कितनी है? 200 है कि नहीं है? सही है। टोटल गाड़ियां जो पार्क हो रही है, पीछे आप देखें, टोटल गाड़ियां जो टोटल व्हीकल्स पार्क हो रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ देम आर टोटल व्हीकल्स? 200। सही है। अब इन 200 में अगर आप देखें, इन 200 में 60% कम्यूटर्स हैं और 40% क्या है? शॉपर्स हैं कि नहीं है? पीछे अगर आप देखें, इन 200 में 60% क्या है? कम्यूटर्स हैं, और बाकी जो 40% है वो शॉपर्स हैं। शॉप। जो हाँ, जो 60% है वो 9 घंटों के लिए खड़ी करते हैं, जो 40% है वो 2 आवर्स के लिए अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 60% ऑफ 200, आप इससे आपको नंबर्स आ जाएगा कि टोटल इसके अंदर कम्यूटर्स कितने हैं। क्लियर होगी बात? उसको आप मल्टीप्लाई करें, यहां पे आप देखिए एन क्या है, नंबर ऑफ द व्हीकल्स मल्टीप्लाई बाय टी विच इज द ड्यूरेशन। तो नंबर आपको कैसे निकलेगा? 0 यानी 60% ऑफ 200 से आपको नंबर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज द ड्यूरेशन। तो इससे आपको कम्यूटर्स की स्पेस और डिमांड यहां पे आ जाएगी, विच इज 1080। क्लियर होगी बात? यस सर। दूसरा हमारे पास क्या है, शॉपर्स है। तो शॉपर्स इज 0.4 मल्टीप्लाई बाय 200, यानी 40% ऑफ दिस 200 विल गिव यू द एन, ठीक है, विच इज द नंबर, मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज द ड्यूरेशन ऑफ पार्किंग। तो दिस विल गिव यू द 160 स्पेस आर। इज इज क्लियर नाउ? 160 स्पेस आर। अब जो यहां पे अगर एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो टोटल 200 है, क्या ये 100% डिमांड को पूरा कर रही है कि नहीं? नो नो सर। सर, 80%। ये सिर्फ और सिर्फ 80% डिमांड को पूरा कर रही है। तो ये 200 जो है ये टोटल के 80% के बराबर है। समझ आ रही है? तो अगर मुझे 100% निकालना है, अगर मुझे 100% निकालना है, तो 100% निकालने के लिए मैं यहां पे लूंगा x, और इधर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80, यानी 200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। तो ये आपको टोटल डिमांड आपको आ जाएगी कि मुझे जो डिमांड निकालनी है वो 250 व्हीकल्स की बेस को सप्लाई करना है। मतलब जो टोटल डिमांड है वो 250 व्हीकल्स के लिए है। इज दिस क्लियर नाउ? सर ये जो 20% बाकी रहते हैं सर, ये 20%, ये 20% सारे कम्यूटर्स है या सारे शॉपर्स, या दोनों कम्यूटर शॉपर दोनों? ये पीछे ऑलरेडी उन्होंने बताया ना, ये जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, ये जो 20% रह गए हैं जो वापस जा रहे हैं, तो ये 20% में 20% है कम्यूटर्स और 80% क्या है, शॉपर्स। यहाँ पे बताया गया है ना, 20% ऑफ दोज हु कैन नॉट पार्क आर कम्यूटर्स एंड द रेस्ट आर शॉपर्स। ओके सर। क्लियर होगी बात? यस सर। अब मुझे पता चल गया है कि जो टोटल मैंने जो व्हीकल्स जो पार्क को करना चाहती है वो है 250, जबकि जो पार्क कर रही है वो सिर्फ क्या है, 200। तो जो एक्स्ट्रा डिमांड है वो 50 व्हीकल्स की है। तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स टर्न अवे जो वापस जा रही है वो कितनी है? 50 है कि नहीं है? समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, यानी देखिए 200 डिवाइड बाई 0.8 से आपको मिलेगा टोटल व्हीकल्स जो कि 250 है, माइनस 200 करेंगे तो दिस विल बी 50। अब कम्यूटर्स नॉट बीइंग सर्व्ड, ये जो 20% है, ये जो 50 बंदे हैं, 50 व्हीकल्स हैं, इन 50 व्हीकल्स में 20% कौन कौन है, कम्यूटर्स है कि नहीं है जो वापस जा रही हैं? सर। ठीक है,
और कम्यूटर्स कितने टाइम के लिए अपनी गाड़ी पार्क करते हैं? 9 आवर्स के लिए। तो टाइम विच इज 9 आवर्स मल्टीप्लाई बाय द नंबर विच इज 0.2 इंटू 50। तो ये 90 स्पेस आवर्स जो है वो कम्यूटर्स की डिमांड है एक्स्ट्रा। शॉपर्स की डिमांड कितनी है? ये 80% शॉपर्स हैं, जो 50 वापस जा रही है उसमें 80% शॉपर्स हैं, ठीक है। और शॉपर्स जो अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं वो 2 आवर्स के लिए खड़ी करते हैं। क्लियर? तो 2 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 0.8 विच इज 80। इज दिस क्लियर ना? Yes, sir. अब यहां पे देखें यस सर। टोटल डिमांड क्या होगा? ये 1080 जो कि कम्यूटर्स ऑलरेडी अपनी गाड़ियां पार्क कर रही है तो वो तो डिमांड का हिस्सा है ना। 160 ये जो शॉपर्स हैं वो भी ऑलरेडी अपनी गाड़ियां पार्क कर रही हैं तो वो भी डिमांड का हिस्सा है। और ये 90 और 80 ये एक्स्ट्रा डिमांड है, ये भी डिमांड का हिस्सा है लेकिन सिर्फ इनको जगह नहीं मिल रही। डिमांड तो है ना इनकी पार्किंग की। तो टोटल जो है 1080 प्लस 160 प्लस 90 प्लस 80 सबको सम अप करेंगे तो टोटल डिमांड आपके पास क्या है? 1410 स्पेस आवर्स। इज दिस क्लियर नाउ? दिस इज द टोटल डिमांड। Yes, sir. जबकि द डिमांड जो कि ऑलरेडी एक तो डिमांड है और एक द टोटल स्पेस आर सर्व्ड। टोटल स्पेस आर सर्व्ड का मतलब ये है कि इन 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 1410 में से कितने आवर्स जो हैं वो डिमांड पूरा हो रहा है। तो पूरा कितना? 1080 लोगों को जगह मिल रही है स्पेस आवर्स, और ये 160, इन दोनों को सिर्फ स्पेस मिल रहा है फॉर व्हीकल्स टू गेट पार्क, ठीक है। तो उसमें 1080 प्लस 160 विच इज 1240। अब 1410 टोटल डिमांड है और 1240 उस डिमांड को पूरा हो रहा है, उनका डिमांड पूरा हो रहा है। तो ये 170 स्पेस आवर्स जो है ये इनका डिमांड पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। इट इज द एक्स्ट्रा डिमांड, ठीक है, विच इज द 170 स्पेस आवर। तो हमेशा याद रखें ये डिमांड हम इन टर्म्स ऑफ व्हीकल्स नहीं निकालते। ये शुरू में मैंने आपको बताया था कि चाहे डिमांड हो या सप्लाई हो वो इन टर्म्स ऑफ स्पेस आवर निकालते हैं और स्पेस आवर से फिर हम नंबर ऑफ स्पेसेस मालूम करते हैं। तो जो डिमांड इन टर्म्स ऑफ स्पेस आवर है वो एक्स्ट्रा डिमांड कितना है? 170। इज इज क्लियर नाउ? यहां तक समझ आ गई स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं सब। अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए कितनी नंबर ऑफ स्पेसेस रिक्वायर्ड यस होंगी? सर। तो S इज इक्वल टू F इंटू N इंटू TI इज इक्वल टू 170। अब देखें ये जो सप्लाई हमने देना है ये एक्स्ट्रा डिमांड आपके पास इसके लिए सप्लाई मालूम करना है, ठीक है। तो 170 स्पेस आवर विल बी S, इसको हम S लेंगे। F क्या है? F इज द पार्किंग एफिशिएंसी फैक्टर जो कि ऑलरेडी 0.9 दिया गया है, क्वेश्चन में भी गिवन है। और T क्या है? TI इज द टोटल टाइम ऑफ द पार्किंग प्लाजा। ये पीछे मैंने आपको बताया है कि टोटल टाइम ऑफ द पार्किंग प्लाजा कितना है? 10 आवर्स, ठीक है। यानी सुबह 8 से लेकर शाम 6 बजे तक खुला है। तो यहाँ पे TI विल बी टेकन एज द टोटल टाइम ऑफ द प्लाजा विच इज 10, 0.9 is the parking efficiency factor, and 170 is the supply. It is the extra demand 170 space hour, ठीक है। और ये जो है इसको हम लेंगे n, this will be taken as this whole term will be taken as n which is the number of spaces। क्लियर होगी बात? अब इसको आप मालूम करें 170 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 0.9 तो आपको n जो है वो 18.89 मिल जाएगा, विच मींस के एटलीस्ट 19 एडिशनल स्पेसेस हमें प्रोवाइड करनी है इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड कंप्लीटली। इज दिस क्लियर नाउ? किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले प्लीज। Is this clear now? Yes, sir. यस सर। Okay, good. So this was the end
ऑफ टुडेज फर्स्ट पोर्शन ऑफ द लेक्चर। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं। इट्स 2:30 विद मी राइट नाउ। 3 o'clock तक वी विल हैव अ ब्रेक, जिसमें आप नमाज पढ़ लें और किसी ने लंच करना है तो वो भी कर लें। ठीक है, एग्जैक्ट 3 o'clock पे दोबारा हम क्लास स्टार्ट करेंगे और फिर हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें। क्लियर होगी सर बात? टोटल लेक्चर्स रह गए हैं? काफी लेक्चर है बच्चे, कोई 5-6 लेक्चर्स तो है अभी। ओके सर। ठीक है, तो हम एक एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे जिसमें हम पिछले हफ्ते का लेक्चर कवर करेंगे। और ये सो दिस इज द एंड ऑफ पार्किंग। जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पोर्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास